Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज है 21 दिसंबर एंड डे है ट्यूसडे। सबसे पहले अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ नीचे अपस्टॉक्स ऐप में, उसके थ्रू आप ओपन करवा सकते हैं। उसके अंदर आपको 1000 रुपीज़ ऑफ फ्री ब्रोकरेज मिल जाएगा उससे, और उसके अंदर वही बेसिक प्रोसीजर है। आपको ऐप डाउनलोड करना है और उसके अंदर जैसे साइन अप करते हैं डीमैट अकाउंट के लिए वैसे ही करना है। उसके अंदर आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और मेरे ख्याल से रिपोर्ट्स, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रिक्वायर्ड होती है, 3 चीज़ ना। उसके अलावा बेसिक डिटेल्स जैसे आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह वो सब रिक्वायर्ड होता है। आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा उससे। सो अगर आप चाहते हैं तो करा सकते हैं। दूसरी बात, ये जो न्यूज़पेपर है इसकी PDF मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम न्यूज़ को कवर करते हैं मेरे नोट से, जो मैं इसी न्यूज़पेपर की लाइन्स से बनाता हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं पूरे, और ये भी आपको चाहिए तो ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर। पहली न्यूज़ है इसके अंदर, इंडियन मार्केट्स स्लाइड 2% एज इन्वेस्टर्स एग्जिट एशियन इक्विटीज़। ना ये बहुत ही बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर क्या है कि एशियन मतलब एशिया को बताए कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर जो काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनके मार्केट्स गंदा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स। जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया में निफ्टी और सेंसेक्स 2% से लगभग फेल कर गए हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने हेडलाइन के अंदर यूज़ किया है। इसका रीज़न बताया जा रहे हैं दो। पहला रीज़न है इसका ओमिक्रॉन इफेक्ट। ओमिक्रॉन इफेक्ट सीधी सी बात है, मैंने आपको कल भी बताया था कि ओमिक्रॉन के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन को आप ओमिक्रॉन इफेक्ट बोल सकते हैं, कि लोगों को लग रहा है बहुत ज़्यादा ये डिज़ास्टर्स होगी, ये जो आपका ओमिक्रॉन वाला पेंडेमिक आएगा अगर आता है तो उस वजह से लोग अपना जो पैसा है उसको सेफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे बैंक्स के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो वहाँ से अपना पैसा निकाल रहे हैं स्टॉक मार्केट वगैरह से, तो इसलिए यहाँ पर स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है। दूसरा रीज़न ये है हॉकिश यूएस पॉलिसी। हॉकिश यूएस पॉलिसी का मतलब है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना। मैंने आपको सारा पूरा चार्ट बना के समझाया था इसका मीनिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपना जो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर या फिर जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट दे रही होती है गवर्नमेंट, वो बढ़ा देती है। उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के अंदर। और जितनी ज़्यादा किसी और सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, दूसरी सिक्योरिटीज़ के अंदर कम हो जाएगी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी कम हो गई, बाकी गोल्ड वगैरह के अंदर भी कम हो जाएगी फ्यूचर में। तो उस वजह से स्टॉक मार्केट अभी के लिए नीचे चला गया है वहाँ पर भी। तो उस वजह से दो रीज़न बताए जा रहे हैं ना। तीसरा एक ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर, ये रीज़न नहीं है। तीसरा है कि जापान में एक निक्की करके इंडेक्स है। निक्की यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, जो बीच में गैप लिखा है उसके अंदर आप लिख सकते हैं चाहे तो। 225 कंपनीज, तो निक्की क्या करता है, 225 कंपनीज को ट्रैक करता है। उनका इंडेक्स है TSE का। TSE मतलब टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। आपने टोक्यो ज़रूर सुना होगा, टोक्यो जापान के अंदर शायद उनकी कैपिटल है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं तो सबसे जो डेवलप्ड सिटी है जापान के अंदर वो टोक्यो ही है। तो वो भी 2% से गिरा है, यानी कि काफ़ी सारे मार्केट्स जो हैं वो लगभग 2% से बढ़े हैं। और जापान डेवलप्ड कंट्री के अंदर माना जाता है, तो डेवलप्ड भी और डेवलपिंग इंडिया कंट्री दोनों के 2% से गिर रहे हैं यहाँ पर एशिया के अंदर ना। जो इसके अंदर लास्ट पॉइंट है वो ये है, सेंसेक्स की बेसिकली निफ्टी की फिगर्स बता रखी है। सेंसेक्स 55,822 पर चला गया है और निफ्टी 16,614 पर चला गया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे। CPSE इज टोल्ड टू रेज एम कैप का मतलब है मार्केट कैपिटलाइजेशन 10% एवरी ईयर। तो CPSE का मीनिंग हुआ कि इन्होंने बोला है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये एक तरीके से सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, एक तरीके से उनका आप ग्रुप बोल सकते हैं CPSE। उन्होंने बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 यानी कि नेक्स्ट ईयर से लगभग आप बोल सकते हैं, नेक्स्ट ईयर से हर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कंपनी आती हैं और जो लिस्टेड भी हैं, उनको 10% से अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन को ग्रो करवाना चाहिए। यानी कि इतना उनको एफर्ट करना चाहिए। बेसिकली 10% ये रेज करवाना उनके लिए बेंचमार्क बन जाएगा। कुछ कंपनीज होंगी जो अभी भी इसको फुलफिल कर रही होंगी, यानी कि उनका 10% से ऑलरेडी ग्रोथ चल रहा होगा। बट कुछ कंपनीज होंगी जो नीचे चल रही होंगी, और कुछ कंपनीज होंगी जो थोड़ा सा नीचे चल रही हैं, जैसे 8%, 9% पे। तो वो सबसे ज़्यादा इसके लिए फोकस वाला पॉइंट रहेंगी कि उन कंपनीज़ को थोड़ा हेल्प की जाए, और ताकि वो 10% की बेंचमार्क को भी क्रॉस कर सके। तो उस तरीके से यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 बोला है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के मार्च तक। तो अभी के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, अभी के लिए चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 22। जब मार्च होता है जिस साल का, उसमें बोलते हैं। तो फाइनेंशियल 23 मतलब नेक्स्ट ईयर हो गया यहाँ पर। अब इसके लिए BSE PSU, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने डेटा निकाल के यहाँ पे रखा है।
बीएसई का एक इंडेक्स है, बीएसई आई होप आपको पता होगा, बीएसई का एक इंडेक्स है पीएसयू, बीएसई पीएसयू उसका नाम है। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो उसने सेंसेक्स को, जो भी बीएसई का ही इंडेक्स है और सबसे मतलब पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, तो बीएसई के पीएसयू वाला इंडेक्स ने सेंसेक्स को बीट किया है और काफ़ी बढ़िया तरीके से बीट किया है। ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 35% इसने रिटर्न दिए हैं और इसने 23% दिए हैं कंपाउंडेड एनुअली, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से कि पीएसयू के अंदर पोटेंशियल है फ्यूचर के अंदर। नाउ आगे चले तो सेबी सस्पेंड्स ट्रेडिंग इन 7 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। तो अगर आपको ये थोड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वैसे, इसके अंदर क्या बोला है कि कमोडिटी मार्केट के अंदर रिलेटेड न्यूज़ है। अगर आपको कमोडिटी मार्केट नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि जैसे कि गोल्ड, आपको पता है गोल्ड ट्रेड होता है, तो गोल्ड इज़ द क्लासिक एग्जांपल कि कमोडिटीज़ भी ट्रेडिंग हो सकती है कमोडिटीज़ के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर गोल्ड की कमोडिटी को हम बोलेंगे मेटल की कमोडिटी है, गोल्ड कमोडिटी जब, क्योंकि वो मेटल है एक तरीके से। इसी तरीके से सिल्वर, प्लैटिनम सब कुछ ट्रेड होता है, कॉपर भी, ब्रास सब कुछ ट्रेड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कमोडिटीज़ सिर्फ मेटल नहीं होती हैं, कमोडिटीज़ एग्रीकल्चरल होती हैं, जैसे चना, बाजरा, सोयाबीन, बहुत सारे होते हैं, कॉटन वगैरह भी होता है, सब कुछ होता है, और आपकी एनर्जी से रिलेटेड भी होती हैं। तो इस तरीके से सारी आपकी कमोडिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पर सेबी ने 7 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को सस्पेंड करा दिया है यहाँ पर। उसके लिए अब आप एक साल, जो सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है, ओनली स्क्वेयरिंग पोजीशंस अलाउड फॉर 1 ईयर। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके थे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के उन 7 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के अंदर, वो अपनी पोजीशंस को सेल कर सकते हैं अगले 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल के बाद उनका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, वो मतलब पेपर के पीसीज रह जाएंगे। मतलब पेपर के बेसिस मैं कह रहा हूँ, वो होता तो ऑनलाइन ही है। तो खैर यहाँ पर हो गया। नाउ ट्रेडिंग के अंदर 2 ट्रेडिंग होती है मेनली। ट्रेडिंग के अंदर एक होता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट के अंदर तो क्या होता है कि आपने जिस प्राइस चल रहा है, मान लेते रिलायंस का शेयर चल रहा है 2100 रुपीज़ के आसपास, तो आपने अगर मान लेते वहाँ पे ऑर्डर डाला और आपने वो खरीद लिया, तो ये तो होता है स्पॉट मार्केट में खरीदना। पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है कि आपने, वैसे मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, जैसे अगर मान लेते 2100 ही चल रहा है रिलायंस का शेयर प्राइस, आपको लग रहा है बढ़ेगा, बट आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है कि आप 2100 रुपीज़ अभी के लिए आप करवा सकें, आप पैसे नहीं है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक प्रीमियम का अमाउंट पे करेंगे। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ आपने पे कर दिए, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया कि अगर 2100 रुपये से 2200 रुपये होता है तो मैं आपसे फ्यूचर में 2100 रुपये पे खरीदूंगा, या फिर आप मुझे जो डिफरेंस है वो दे देना। एक तरीके से वही बात होगी, क्योंकि आप 2200 जब चल रहा है प्राइस, तब आपको 2100 पे मिल रहा है, तो आप क्या खरीदोगे, क्या करोगे, आप उसको खरीदोगे 2100 पे, 2200 पे सेल कर दोगे। तो आज के प्राइस के ऊपर आप फ्यूचर में खरीद पाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से जो फ्यूचर ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन्होंने इसके लिए बंद कर दिया 7 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के अंदर। यहाँ पर सेबी ने अभी भी इसका कोई ऑब्जेक्टिव या रीज़न क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया है, ये सब नहीं बताया है। तो अगर ऐसा कुछ आता है फ्यूचर में तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर। नो, ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, इसके अंदर मैं कवर नहीं करना चाह रहा था, बट इसके अंदर कुछ ऐसा रीज़न वाली बात भी इसके अंदर भी अगेन नहीं बताई है। एक्शन अंडरटेकन न्यू आईटी रूल्स, मतलब आईटी रूल्स जो अपनी नए आए थे उसके तहत एक एक्शन लिया गया है। 20 एंटी इंडिया यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है और 2 वेबसाइट्स को बैन कर दिया गया है। इन्होंने अभी न्यूज़पेपर में डिस्क्लोज नहीं किया है, बट मेरे ख्याल से लिस्ट आ ही जाएगी किसी ना किसी आर्टिकल के अंदर। बाकी 20 एंटी इंडिया यूट्यूब चैनल्स, वही सब था कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। ये सब कुछ रीजंस हो सकते हैं इसके कि इन्होंने ये किया है यहाँ पर। नाउ आगे चले तो टेक कंपनीज वांट 2 more years फॉर टोकनाइजेशन। ना, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने क्या एक निकाला है रूल नया कि आप जैसे पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, पेमेंट आपके नाम पर रिकॉर्ड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ़ोन नंबर पर रिकॉर्ड होती है, बट फ़ोन नंबर को इजीली ट्रैक किया जा सकता है और फ़ोन नंबर से हम नाम या कुछ भी अदर डिटेल्स जो है वो हम निकाल सकते हैं आसानी से। हम मतलब है कि जो भी अगर कोई फ्रॉड करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो वो निकाल सकता है। तो इसके अंदर क्या किया, टोकन ला दिए, यहाँ पर टोकन इंट्रोड्यूस कर दिए कि 1 जनवरी से, अभी जो 1 जनवरी आएगी वहाँ से आप पेमेंट अकाउंट जो भी आपका है उसका आपका एक टोकन बन जाएगा, उसका एक टोकन नंबर होगा और आप टोकन नंबरों में डील कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3rd पॉइंट के अंदर मेंशन भी किया है, रिकॉर्डिंग मोर प्राइवेट।
तो यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल लिया है कि आपका पहले क्या हो रहा था कि आपके नंबर से रिकॉर्ड होगा, ऑब्वियसली मैंने पूरा नाम नहीं लिखा है, एक्सेस कर दिया है यहाँ पर, बट ये आपके नंबर से रिकॉर्ड हो रही होंगी ट्रांजैक्शंस और वो ट्रेस हो सकती है बाद में। यहाँ पर क्या होगा, टोकन नंबर से ट्रेस होंगी, टोकन नंबर से रिकॉर्ड हो रही होंगी। जैसे टोकन नंबर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 6792 ने ट्रेड किया 7896, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो उस तरीके से अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कोई भी बिल्कुल ट्रैक ही नहीं हो सकती, फिर तो एनोनिमस बोलते इस सिस्टम को, वो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि टोकन नंबर भी किसी नंबर से किसी ईमेल आईडी से एसोसिएटेड होगा। बट हाँ, ये एक और लेयर ऐड कर देगा जो कि काफ़ी सारे लोग फिर नहीं कर पाएंगे इसको ब्रेक। तो इस तरीके से यहाँ पर पेमेंट्स प्लेटफॉर्म ने, सीधी सी बात है, उनके लिए एक टेक्नोलॉजिकल इशू आप इसको कह सकते हैं, उनको पूरा अपना सॉफ्टवेयर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, टोकन्स के बेस पे अपना चलाना पड़ेगा। तो इनके लिए इन्होंने 2 साल का एक्सटेंशन मांगा है, जो कि मेरे ओपिनियन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इतना नहीं होना चाहिए। और पहले पॉइंट पर आप देखेंगे तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स ने पिटीशन के लिए भी फाइलिंग की है कि पिटीशन ये सबमिट करेंगे सेंट्रल बैंक के अगेंस्ट, आरबीआई के अगेंस्ट, ये पिटीशन भी सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2 साल की एक्सटेंशन है, उसके बाद भी इन्होंने ग्रेजुअल आपका इम्प्लीमेंटेशन मांगा है कि धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करो, जैसे टियर 1 सिटीज़ में पहले कर दो, उस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरीके से करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से होगा ना। हम देखते हैं इसके आगे, अगर इसके आगे कुछ न्यूज़ आती है तो मैं सीधी सी बात आपको बता दूंगा यहाँ पर। ना हम 4th पेज पर आ गए हैं इकोनॉमिक टाइम्स के सेक्शन के। इसके अंदर क्या है, एक्सिस फ्रंट रनर फॉर सिटी इंडियाज कंज्यूमर बिजनेस। तो ये हमने पहले भी थोड़ा कवर किया है। सिटी इंडिया आपको पता ही, सबको कंपनी है एक, तो सिटी बैंक आपको ज़रूर पता होगा, सिटी बैंक कंपनी है। तो इन्होंने जो अपना इंडिया का जो कंज्यूमर बिजनेस है, कंज्यूमर बिजनेस का मतलब ये एफएमसीजी के अंदर काम नहीं करते हैं। इसका मीनिंग है कि ये जो कंज्यूमर को लोन देते हैं, जो पर्सनल लोन, आपका कार लोन, ये लोन, वो लोन, ये सब जो लोन्स वगैरह का काम होता है, थोड़ी बहुत डिपॉजिट सबमिट कराना, थोड़े बहुत किसी तरीके से सिक्योरिटी इशू करवाना गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा बिजनेस होता है कंज्यूमर का मेन बिजनेस होता है। तो इनको उसने सेल करने की काफ़ी टाइम से निकाल रखा है, और मेरे ख्याल से अक्टूबर में शायद आया था पहला इसका आर्टिकल। तो उसके अंदर था ना, काफ़ी सारे लोग, मतलब कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों मेन इसके बिड लगा रहे थे इस बिज़नेस को खरीदने के लिए। उसके अंदर एक्सिस फ्रंट रनर बन गया, एक्सिस ही लगभग इसको खरीद लेगा, और आउट बिड कर दिया एक्सिस ने कोटक महिंद्रा बैंक को, इंडसइंड बैंक को, जो मैंने पहले पॉइंट के अंदर लिखा है ना। जो सिटी बैंक है आपका, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉफिटेबल है अभी तक बैंक, और लोन बुक जो इसकी चल रही है वो 68,800 करोड़ की चल रही है। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है कि इन्होंने 2 पार्ट्स में अपनी कंपनी को एक तरीके से डिवाइड करने की कोशिश ये कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से है पूरा। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी न्यूज़ के अंदर। नाउ एप्पल बिगिंस ट्रायल प्रोडक्शन ऑफ iPhone 13 इन इंडिया। तो हाँ, ये लेजिट न्यूज़ है, आज आर्टिकल में आई है। तो एप्पल ने अपना iPhone 13 की प्रोडक्शन इंडिया के अंदर शुरू कर दिया है, एज अ ट्रायल प्रोडक्शन। यहाँ पर इंडिया नो लॉन्गर अ बाय ऑन डिप मार्केट बियरिश मार्केट। तो मतलब ये मैंने लिखा है यहाँ पर, जो हेडलाइन है ऊपर, तो इसके अंदर वही है कि बाय ऑन डिप एक सिस्टम होता है, मतलब एक मेथड या एक स्ट्रेटजी आप बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल से बताया, अगर कोई शेयर चल रहा है यहाँ पर, बट जो मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो शेयर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। तो शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो कभी कभी उसमें नीचे थोड़ा थोड़ा वो गिर रहा होगा, हल्का, क्योंकि कोई भी शेयर सीधा ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा नीचे गिरते गिरते ही ऊपर जाता है यहाँ पर। तो अगर थोड़ा थोड़ा गिर रहा है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं डिप होना। यानी कि थोड़ा सा, जैसे आप अगर आपने चाय वो टी बैग वाली पी होगी, तो उसके लिए आपको डिप करना पड़ता है बार बार, तभी आपको फ्लेवर आता है ज़्यादा। तो वो डिप वही वाला सेंस में बोल रहे हैं कि डिप होना यहाँ पर अच्छी बात है, इस सेंस में बोल रहे हैं जो डिप हो रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर ये जो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी, आपको अब नाम से समझ में आ ही रहा होगा कि जब भी डिप हो तब आप बाय कर ले, और ये बुलिश एक्सपेक्टेशन पे काम करता है कि मार्केट तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, तो ये शेयर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इस तरीके से होता है ना। पहला, अब आप एक बार वापस से हेडलाइन पढ़ेंगे, इंडिया नो लॉन्गर अ बाय ऑन डिप। तो अभी ये बाय ऑन डिप नहीं है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि बियरिश मार्केट जैसा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो हमें इतनी ओवर एग्जैजरेशन की ज़रूरत नहीं थी। हमने यहाँ पर भी देखा था कि निफ्टी और सेंसेक्स इतना फेल कर गए हैं 2% से, और काफ़ी सारे रीजंस हैं जो लेजिट हैं, सुनने में अच्छे भी, ठीक भी लगते हैं मतलब। तो वो हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो कि मार्केट के अंदर रिसेशन आ जाए एक तरीके से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है डॉलर सेल बाय आरबीआई हेल्प्स रुपी रिबाउंड फ्रॉम 18 मंथ लो। तो इसके अंदर वही है कि आरबीआई, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले ये भी शायद बताया था, या शायद कल ही बताया था कि रुपी का जो है 18 मंथ लो पर वो चला गया। तो उसमें क्या हुआ, आरबीआई ने अपना इंटरवेंशन किया और वहाँ पर उन्होंने सेल की
से $5 बिलियन की। तो इतनी बड़ी सेल के बाद कितना फ़र्क पड़ा मैं आपको बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा शॉक तो हो ही जाएंगे। 0.22% का सिर्फ फ़र्क पड़ा है, जो कि बहुत ही बड़ा फ़र्क है यहाँ पर, क्योंकि अमाउंट भी बहुत बड़ा है। 75.91 पर अब आ गया है रुपी डॉलर रेट, और 76 प्लस पर पहले चला गया था। तो यहाँ पर ये पूरा था। इसके अंदर बेसिकली हुआ यही है कि आरबीआई ने इंटरवीन किया है, और इस चीज़ को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो काफ़ी सारे ऐसे एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं, अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा तो पढ़ाते भी हैं उसके अंदर। तो वही है कि यहाँ पर उसी का ही एक टाइप है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो इसके अंदर क्या होता है कि लिमिट तक आप जो मार्केट फोर्सेज हैं वो डिसाइड करते हैं प्राइस को, बट अगर उस लिमिट से ऊपर चले जाता है, उसके आसपास चले जाता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी है वो इंटरवीन कर देती है। तो यहाँ पर वही हुआ है। और इसके अंदर अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और ऐड किया है। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, हाउ डज इट बिकम पावरफुल। तो यहाँ पर तो आरबीआई ने खुद से इंटरवीन करके रुपये को थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिया, थोड़ा स्ट्रेंथ दिया, बट खुद से कैसे आरबीआई पावर अप होता है, तो इसके लिए मैंने 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट सबसे बड़ा रीज़न रहता है जिसकी हेल्प से आपका रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, या किसी भी देश की करेंसी स्ट्रॉन्ग बनती है। क्योंकि एक्सपोर्ट का एक मीनिंग हुआ कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है, बट एक और मीनिंग है कि जो जहाँ से कंट्री से वो प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ से हमें वो चाहिए, यानी कि वो जो है प्रोडक्ट अगर और कहीं पे मिल रहा होगा तो हो सकता है हम उसके लिए उतने पैसे ना दें, बट अगर वो इंडिया से आ रहा है तो हम उसके लिए पैसे देंगे ज़्यादा। इसके लिए रुपी का प्राइस जो है धीरे धीरे करके डिमांड सप्लाई के फोर्सेस की वजह से बढ़ता है यहाँ पर। इसी तरीके से सेम लॉजिक पे वर्क करता है टूरिज़्म। जो लोग बाहर यहाँ पे आते हैं बाहर से, वो वाला टूरिज़्म इसके अंदर हेल्प करता है। थर्ड है फॉरेनर्स की एजुकेशन। फॉरेनर्स की एजुकेशन मतलब जो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं वो नहीं, जो बाहर से इधर आते हैं पढ़ने के लिए वो लोग। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मतलब इसके अंदर भी रहते हैं, और इस वजह से रुपया आपका पावरफुल रहता है। नो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। अब इसके अंदर क्या है, सिंस आपका मार्केट भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जो आपके स्टॉक्स हैं कुछ जो इस नाम पे चलते हैं कि वो डिविडेंड भी अच्छा देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ज़्यादातर इसके अंदर आईटी स्टॉक्स आते हैं, जैसे आपका आईटीसी हो गया, सॉरी जैसे आपका इन्फोसिस हो गया, या ये सब HCL विप्रो ये सब हो गए। तो इसकी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देते रहते हैं अपने पूरे साल के अंदर, तो वो भी नहीं दे पा रहे हम डिविडेंड, क्योंकि सीधी सी बात है फाइनेंशियल जो पूरा आपका इन्वायरमेंट है वो सबको इफेक्ट करेगा। तो उस तरीके से यहाँ पर नाउ पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, निफ्टी का एक और आपका इंडेक्स है, जैसे हमने BSE के एक इंडेक्स की बात की थी PSU, तो उसके अंदर निफ्टी का एक इंडेक्स है, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़ 50। तो ये इंडेक्स का नाम है। इसके अंदर 50 वो कंपनी आती हैं जो मतलब हायर चांसेस हैं कि वो डेली मतलब हर साल बेसिस पे डिविडेंड देंगी अच्छा खासा। तो उस तरीके से तो उसने भी आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। अगर आप सर्च करेंगे इसको तो अगले पिछले 3 महीने में भी आउट परफॉर्म किया है, 6 महीने में भी और पिछले 1 साल में भी। तीनों ही टाइम फ्रेम्स में इसने निफ्टी 50 को जो मेन इंडेक्स है इसको आउट परफॉर्म किया है यहाँ पर। तो ये एक मतलब इसका एक सपोर्टिंग फैक्टर हो गया। नाउ अभी भी जो थर्ड पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है वो ये है कि अनसर्टेनिटी है सेंस अभी भी, तो हायर डिविडेंड जो लोग मतलब स्टॉक्स पे कर रहे हैं तो वो भी कंज्यूमर उसके लिए भी लॉयल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अभी जो स्टॉक प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि वो डिविडेंड ज़्यादा देते हैं, वो भी नहीं उतने ही रेट से गिर रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें वो ये हो गया। नाउ RBI सरप्राइज वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट सिग्नल्स इन्फ्लेशन फॉर वरी। ये थोड़ी आपको समझने वाली न्यूज़ है। रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या, मैं आपको वैसे बता देता हूँ एक बार। क्या होता है कि जैसे कभी कभी तो सेंट्रल बैंक आपका कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर वो लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट आपको अब नाम से समझ में आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स अपने थोड़े बहुत सरप्लस जो उनके पास बच जाता है किसी तरीके से, मान लेते हैं उन्होंने आगे कोई लोन दिया था वो उनके पास आ गया और कोई और लोन नहीं मांग रहा है, तो उनके पास थोड़ा सा अमाउंट बचेगा, थोड़ा अच्छा अमाउंट, तो वो उसको RBI को लोन के फॉर्म में दे सकता है। उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा RBI से वो रिवर्स रेपो रेट होगा यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर सिंस RBI गवर्नमेंट की अथॉरिटी है और बैंक्स को पूरा रेगुलेट करता है, तो जो कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक को लोन देते हैं वो ज़्यादा डिपेंडेंट मतलब एक तरीके से मैं अगर देसी भाषा के अंदर बोलूँ तो किसकी मर्ज़ी होती है वो लोन देने की, तो वो ज़्यादातर सेंट्रल बैंक की खुद की ही मर्ज़ी होती है कि आप हमें लोन दे दो।
वो एक सर्कुलर निकालते हैं और सारे बैंक्स को वो मानना पड़ता है। तो उस तरीके से रहता है यहाँ पर। अब आरबीआई, आप समझ रहे हैं आरबीआई के पास इस मेथड से क्या पावर है। अगर मान लेते हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा पैसा चल रहा है तो वो अपने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे और सबको बोलेंगे कि जो बैंक्स हैं वो अपना अपना पैसा जो है यहाँ पे अपने हमें दे दो। तो पूरा पैसा जो है गवर्नमेंट एक तरीके से सोख सकती है इकोनॉमी से। मतलब ऑब्वियसली बात है कि वो वेस्ट नहीं करेगी उस पैसे को, बट हाँ फॉर द टाइम बीइंग वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल इससे कर सकती है। तो यहाँ पर यही हो रहा है इस न्यूज़ के अंदर, रिड्यूसिंग लिक्विडिटी विद इन बैंकिंग सिस्टम। तो ये बैंकिंग सिस्टम से लिक्विडिटी खत्म करना चाह रहे हैं और रिवर्स रेपो रेट के बढ़ाने की वजह से जो उनको पैसा मिलेगा यहाँ पर, तो उसको वो डायरेक्टली अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में, आपके लोन के फॉर्म में डायरेक्टली, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, पीपीपी है, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये कुछ प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, जैसे आपका मेट्रो बनती है, आपका हाईवेज बनते हैं, ये सब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके बनाते हैं। क्योंकि पब्लिक तो रहेगी क्योंकि गवर्नमेंट का लैंड है वो वाला जहाँ पे बन रहा है, और जो पूरी कंपनी काम कर रही है पूरा का सारा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पीपीपी के अंदर एंटर होते हैं। तो इस तरीके से पूरा काम करते हैं यहाँ पर, और वहाँ पर इस पैसे को वहाँ पर लगाने वाले, एम्प्लॉय करने वाले हैं। और 4% प्लस का रूल चलेगा यहाँ पर कि 4% रेपो रेट है तो उससे हम ज़्यादा कर देंगे रिवर्स रेपो रेट को। अभी के लिए 3.56% समथिंग चल रहा है, पर वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट क्या है, ये सिर्फ 3 दिन के लिए रिवर्स रेपो रेट की जगह ले लेगा। और वो ये कि इसको थोड़ा हम इजीली इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हमने अभी तक सारा कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी छोटी न्यूज़ है यहाँ पर इन दोनों सेगमेंट के अंदर। पहला है सुप्रिया लाइफ साइंस आईपीओ क्रॉसेस ओवर 71 टाइम्स सब्सक्रिप्शन। तो ये तो एक बहुत बेसिक न्यूज़ है। इसके अंदर क्या लिखा है, सुप्रिया लाइफ साइंस जो आईपीओ है उनका अभी आया था, अभी चल रहा था, मतलब जो क्लोज हुआ है अभी 71 टाइम्स सब्सक्रिप्शन के साथ। तो मतलब आप एक अच्छी लिस्टिंग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सुप्रिया लाइफ साइंस अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इनके थोड़ी सी लेस नोन कंपनी है, 700 करोड़ का ही इनका आईपीओ था सिर्फ। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में और सप्लाइंग में डील करती है एपीआई की। मतलब ये इनका मेन काम है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो फार्मा कंपनी होती है, मेडिसिन बनाती हैं, वो सब करती हैं। तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बेसिकली रॉ मटेरियल लगता है, तो उनको ये बनाते हैं यहाँ पर। और सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ही कंपनी इस तरीके से है यहाँ पर। ना अगर आप पेज 7 के ऊपर जो इकोनॉमी का सेक्शन है इसके अंदर चलेंगे तो एक ही अच्छी न्यूज़ है, एफएम अश्योर्स, एफएम मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अश्योर्स एक्शन टू मॉडरेट प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल एसेंशियल्स। तो इसके अंदर कल फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक बैठक हुई थी, या आप कह सकते हैं लोकसभा में ही मीटिंग हुई थी। तो लोकसभा में क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप लास्ट पॉइंट पे एक बार आएंगे, लास्ट पॉइंट पे लिखा है कि लोकसभा अप्रूव्स एडिशनल स्पेंडिंग, एडीडी मतलब यहाँ पर एडिशनल है, तो एडिशनल स्पेंडिंग ऑफ 3 लाख करोड़ रुपीज़। तो 3 लाख करोड़ रुपीज़ वो एडिशनली स्पेंड करेंगे किसके ऊपर, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। किस सेगमेंट के अंदर, एडिबल ऑयल के अंदर। और बहुत ज़्यादा जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं आपकी रोटी से रिलेटेड, मतलब जो वीट वगैरह से रिलेटेड, राइस से रिलेटेड, दाल से रिलेटेड, तो वो सब जो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं, एसेंशियल्स होती हैं, उनके प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया कि इतना एक्सपेंडिचर करके वो कंट्रोल कैसे करेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं वीट बनाता हूँ या मैं फ्लोर बनाता हूँ, वीट लाता हूँ और फ्लोर बनाता हूँ, और मतलब फ्लोर का मतलब होता है आटा। तो आटा बनाता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं आटा अपना 50 रुपीज़ पर केजी सेल करता हूँ, 50 रुपीज़ पर केजी सेल करता हूँ, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि गवर्नमेंट बोलेगी कि तू अपना रेट 40 रुपये किलो कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बोलूँगा मैं क्यों करूँ, मैं तो 50 रुपीज़ पर बेचूंगा। तो गवर्नमेंट मेरे को 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, और मैं आराम से अपना 40 रुपये पर केजी में बेच पाऊँगा। तो उस तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करना भी एक्सपेंडिचर की हेल्प से प्राइसेस को कंट्रोल करने की एक स्ट्रेटजी होती है। तो उस तरीके से यहाँ पर कि सब्सिडी बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे, कमीशन बेसिस पे किसी तरीके से इसको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं कि आपके प्राइसेस को मॉडरेट या मॉडरेशन करा सके उसके अंदर। तो ये पूरा था इसके अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर देना इस वीडियो को। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।